और ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कि ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है। तो आंसर होगा एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। ऑस्कर अवार्ड्स 2023, इसे एकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार 1929 में ये दिया गया था। 2023 में इसका ये कौन सा संस्करण है, 95th नंबर का है। 4 पॉइंट्स बताऊंगा, ध्यान रखना। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। बेस्ट एक्टर की बात करोगे तो ब्रेंडन फ्रेजर चुने गए हैं द वेल मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करेंगे तो मिशेल योह चुनी गई हैं इसी मूवी के लिए, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर डैनियल क्वेन है इसी मूवी के लिए। अब इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है एस राजामौली साहब की RRR मूवी के गाने नाट्टू नाट्टू को। ये पॉइंट याद रखना। और इससे भी संबंधित 2 पॉइंट याद रखना। इसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, MM कीरावनी है। नाम पूछा जाएगा इनका, एक तो इसी कारण से, और अभी इनको पद्मश्री भी मिला है, इस कारण से भी इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे इस गाने को किसने गाया, काल भैरव और राहुल सिप्लीगुंज ने। इसके अलावा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार भी भारतीयों ने जीता है। एक भारत की डॉक्यूमेंट्री है द एलिफेंट विस्पर्स, तो ये नाम भी याद रखना। और देखो, जब भी ऑस्कर की बात होती है, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको हमेशा रिवाइज कराता हूं कि वो पहली भारतीय कौन थी जिन्हें ये ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो आंसर होगा भानु अथैया। 1983 में गांधी मूवी में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए उन्हें ये अवार्ड मिला था। अच्छा, ये तो चलिए, फिर बताइए हाल ही में नॉर्वेजियन पुरस्कार किसने जीता। तो आंसर होगा ट्रुथ हाउंड्स ने। तो अभी यूक्रेनी अधिकार समूह है ट्रुथ हाउंड्स, जिसको भी नॉर्वे के सखारोव फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये जो ट्रुथ हाउंड्स है, ये एक यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ग्रुप है, यानी कि मानवाधिकार संगठन है, मानव जाति के हितों के लिए काम करता है। और अभी इसे यूक्रेनी संघर्ष में, जो भी यूक्रेन और रशिया के बीच में संघर्ष हुआ था, उसमें युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ संभावित अपराधों का दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। इस सखारोव पुरस्कार की बात करें तो इसे 1980 में सोवियत वैज्ञानिक और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंद्रेई सखारोव के सहयोग से स्थापित किया गया था। अब ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया प्रश्न क्या है, लेकिन सिंपल सा आपको क्या याद रखना है कि ये पुरस्कार अभी किसे मिला है, ट्रुथ हाउंड्स को। इसी तरह से 2 संगठन अभी और न्यूज में है, वो आपको याद रखने हैं। एक तो रशिया का मानवाधिकार संगठन है मेमोरियल, और एक यूक्रेन का है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। याद आ गया ना। इन दोनों संगठनों ने अभी 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। 2 संगठन थे और एक व्यक्ति था। व्यक्ति कौन थे, बेलारूस के LS बालियात्स्की। और इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि इनका नाम फिर से न्यूज में आया। अभी बेलारूस की सरकार ने इनको 10 साल के लिए जेल की सजा सुना दी, पढ़ा था हमने कुछ दिन पहले ही। अच्छा, ये बताओ अभी प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 का किसने जीता। ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो जाता है, बताओ, अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा है। हम बढ़ते हैं आगे इसको। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में 32वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। तो व्यास सम्मान जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और अभी 2022 के लिए ये 32वां व्यास सम्मान है जो दिया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, उनके उपन्यास पागल खाना के लिए। ये याद रखना। और आपको याद है पिछला वाला, यानी कि 2021 के लिए जो 31वां व्यास सम्मान दिया गया था, किसे दिया गया था, असगर वजाहत को दिया गया था, उनके नाटक महाबली के लिए। मैंने दोनों आपको बता दिए, अभी 2022 वाला और 2021 वाला। कैसा भी एग्जाम में आए आप राइट कर देना। इसमें बात करें अगर पुरस्कार राशि की, तो 4 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है। ये एक साहित्यिक पुरस्कार है। ज्ञान चतुर्वेदी की बात करें तो प्रोफेशन से, पेशे से ये एक चिकित्सक हैं और मध्य प्रदेश में हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार यही है व्यास सम्मान। इसकी स्थापना होती है 1991 में। पहला ये किसे मिला था अगर आप पूछना चाहो तो रामविलास शर्मा को मिला था, उनकी कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए। तो ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी का नाम याद रखना। बाकी हरिबाल कृष्णन 2023 का मार्कोनी पुरस्कार मिला। विनोद कुमार शुक्ला 2023 के लिए पेन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, और ये अवार्ड पाने वाले ये पहले भारतीय एशियाई मूल के लेखक हैं। डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार इनको दिया गया।
ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो कि एक एफएमसीजी कंपनी है, इसके सीईओ कौन बन गए? तो आंसर होगा रोहित जावा। तो ब्रिटेन की मूल कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, और अभी इसी ने रोहित जावा को अपना एमडी सीईओ के रूप में नामित किया है। वे किनका स्थान लेंगे? संजीव मेहता का। आप जानते हो अभी 28वें सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी कि लेखा महानियंत्रक बने एसएस दुबे। अभी शैलेश पाठक ये फिक्की के महासचिव बने, और नीति आयोग के नए सीईओ बने बीवीआर सुब्रमण्यम। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है ये तीनों के तीनों, इनको याद रखना आप। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई? तो आंसर होगा गीता राणा। तो भारतीय सेना के कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स की कर्नल गीता राणा ये लद्दाख सेक्टर में एक फील्ड वर्कशॉप की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। एक्चुअली में अभी भारतीय सेना ने महिला अधिकारियों को भी कमांडर की भूमिका में लेने को मंजूरी दी, और उसके बाद ये उपलब्धि पाने वाली वे पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। वे चीन सीमा पर तैनात स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप को कमांड करेंगी। अच्छा, इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी आपने पढ़ा था कुछ दिन पहले ही, फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइट कमांडर बनने वाली देश की पहली महिला अधिकारी कौन बनी थी? शालिजा धामी बनी थी। शालिजा धामी वही है जो 2019 में एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी बनी थी। अच्छा, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है जिनका अभी कुछ समय पहले निधन हो गया? विजय लक्ष्मी रमन। अगर आपसे पूछूं सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट का नाम बताओ? अवनीत चतुर्वेदी। अगर मैं आपसे पूछूं राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताओ? शिवांगी सिंह है। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला मार्शल का नाम बताओ, तो पद्मावती बंदोपाध्याय है। वैसे वर्तमान में हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। चलो एक और प्रश्न का उत्तर दो। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर का नाम बताओ? लांस नायक मंजू। उन्होंने अभी ध्रुव हेलीकॉप्टर से 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी। 2022 की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए, नहीं याद तो याद रखना। चलिए फिर बताइए, हाल ही में मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा थॉमस ए संगमा। तो अभी थॉमस ए संगमा को मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अभी हमने पढ़ा था कि कॉनराड संगमा ये लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री बने हैं, पढ़ा था ना आपने? अच्छा, ये नाम आपको याद है? अभी गंजी कमलावी राव ये फसाई के सीईओ बने, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। शैलेश पाठक ये फिक्की के सेक्रेटरी जनरल बने, और शांति कुमारी तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी। चलिए फिर बताइए, अभी हाल में टेक महिंद्रा ने किसे एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर होगा मोहित जोशी को। तो आईटी कंपनी है टेक महिंद्रा, इसने इन्फोसिस के पूर्व अध्यक्ष मोहित जोशी को कंपनी के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। टेक महिंद्रा की स्थापना की बात करेंगे 1986 में होती है, अध्यक्ष हैं टीएन मनोहरन। एसएस दुबे के बारे में जानते हो? अभी 28वें कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ अकाउंट्स महालेखा नियंत्रक बने। प्रवीण शर्मा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अध्यक्ष बने, और संतोष कुमार यादव नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे। तो ये नाम न्यूज में थे, इनको भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में चाइना के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा ली कियांग को। तो अभी चाइना की संसद ने ली कियांग को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने ली के कियांग का स्थान लिया, जो पिछले 10 सालों से इस पद पर थे, और अभी चाइना के फिर से राष्ट्रपति भी बन गए, शी जिनपिंग। चलिए फिर बताइए, अभी मार्च 2023 में दिव्य कला मेले का आयोजन ये कहां पे किया गया? भोपाल में। और कब से कब तक? 12 से लेकर 21 मार्च 2023 तक। कहां पे? मध्य प्रदेश के भोपाल में दिव्य कला मेले का भी आयोजन हुआ। किसने किया? दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग ने। तो ये देश भर के दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों के उत्पादों मतलब उनके प्रोडक्ट्स और उनके शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने वाला एक अनूठा कार्यक्रम है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो कहना ये चाहते हैं कि मतलब यहाँ पे दिव्यांग शिल्पकारों के द्वारा बनाए गए जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, जो भी उनके उत्पाद हैं, उनको देखा जा सकेगा, उन्हें खरीदा जा सकेगा। इससे पहले अभी लास्ट दिसंबर 2022 में विकलांग व्यक्तियों के लिए नई दिल्ली में दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया था।
अच्छा, इसी तरह से कुछ मेले अभी न्यूज़ में थे, मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो एक तो लक्खी मेला हमने पढ़ा था, याद है, राजस्थान के सीकर में लगा। एक झींगा मेला लगा था पंजाब में। सरस मेला ये जम्मू कश्मीर में लगा। और माघी मेला पढ़ा हमने, ये भी पंजाब में लगा। एक गंगा सागर मेला पढ़ा, पश्चिम बंगाल में लगा। बाकी भोपाल ये मध्य प्रदेश की कैपिटल है। और देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक आपको भोपाल में ही मिलेगा। अभी आपने पढ़ा था राष्ट्रपति जी ने 7वें धम्म सम्मेलन का आयोजन किया था भोपाल में ही। अच्छा चलो, मेरे एक प्रश्न का उत्तर आप दे दो। अभी मध्य प्रदेश का 53वां जिला ये कौन सा बनेगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर दो कमेंट बॉक्स में, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में बुमचू उत्सव मनाया गया? तो आंसर होगा सिक्किम में। तो बुमचू या कई जगह भुमचू भी लिखा होगा, भुमचू उत्सव ये तिब्बती चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के 14वें दिन से शुरू होकर के 2 दिनों तक मनाया जाता है, जो आमतौर पर फरवरी और मार्च के महीने में पड़ता है। ये ताशिदिंग मठ में मनाया जाता है और इस उत्सव का प्रमुख आकर्षण पवित्र जल से भरे बर्तन को खोलना है। अभी 2023 में ये 7 मार्च को मनाया गया। चलिए फिर बताइए, हाल ही में वोट फेस्ट 2023 का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा बंगलुरु में। तो हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, उन्होंने ही बंगलुरु में वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया। इसका मुख्य उद्देश्य आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, वोट के बारे में लोगों को जागरूक करना, मतलब चुनावी प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करना। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शहरी युवाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करेगा। अच्छा, बंगलुरु के बारे में, कर्नाटक के बारे में हम कई बार पढ़ते रहते हैं। आज हम भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। देखो, इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को। यही कारण है कि नेशनल वोटर्स डे आप 25 जनवरी को मनाते हो। वैसे 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे भी होता है। वर्तमान में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, और कौन से नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के हैं। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं? अभी मार्च 2023 में खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। और हमारे जो खेल व युवा मामलों के जो मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने अभी इसको शुरू किया। ये कब से कब तक? 10 से लेके 31 मार्च 2023 तक। इसमें 10 खेल शामिल हैं, जैसे कि खो खो, वुशु, वेटलिफ्टिंग, तलवारबाजी, स्विमिंग, बास्केटबॉल, जूडो, एथलेटिक्स और योगासन। इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य उन महिला एथलीटों को एक प्लेटफॉर्म, एक मंच प्रोवाइड करना है जो राष्ट्रीय या राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने में असमर्थ हैं। अच्छा, अब खेलो इंडिया से 3 इंपॉर्टेंट आपको करंट अफेयर्स के पॉइंट्स रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी आपको बताया खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण हुआ था, कहां पे? मध्य प्रदेश में। याद रखना उसका मैस्कॉट शुभंकर क्या है? आशा है। उसमें पहले स्थान पे रहा है महाराष्ट्र, दूसरे पे हरियाणा रहा और तीसरे पे मध्य प्रदेश। वहीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का इस साल 3रा संस्करण होगा, कहां पे? उत्तर प्रदेश में। और एक और पॉइंट याद रखो, अभी खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 3रा संस्करण हुआ था जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। उसमें पहले स्थान पे रहा है जम्मू कश्मीर। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान रखना आप। हम बढ़ेंगे आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने फरवरी महीने का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा हैरी ब्रुक ने। तो इंग्लैंड के बल्लेबाज है हैरी ब्रुक, जिनको चुना गया है आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए। कौन से महीने के लिए? फरवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ इनको चुना गया। और आपको बता दूं, इससे पहले 2020 में भी वो दिसंबर महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुने जा चुके हैं। अच्छा, महिलाओं में बात करें, यानी कि आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर को चुना गया। और इससे पहले जनवरी महीने में किसे चुना गया था? शुभमन गिल को चुना गया था। और महिलाओं में ग्रेस स्क्रिवेंस को चुना गया था, वो भी ऑस्ट्रेलिया से थी। आईसीसी स्थापना होती है 1909 में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। सीईओ हैं जॉफ एलार्डिस और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी आपको याद है, हमने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था। तो उसी अवसर पे तेलंगाना के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं टी हरीश राव, उन्होंने तेलंगाना में महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला नाम से
एक नया कार्यक्रम, एक नई योजना शुरू की है। तो इस योजना के तहत राज्य में 100 अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर महिला किसी न किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रही है, तो ये योजना उनके समाधान के लिए लाई गई है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के लिए एक और योजना है न्यूट्रिशन किट, उसको भी शुरू किया जाएगा। उसमें न्यूट्रिशन किट दिया जाएगा, उसमें घी होगा, प्रोटीन मिक्स पाउडर होगा, जिससे गर्भवती महिलाओं में जो न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है वो दूर हो सके। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कहाँ भिखारी मुक्त शहर पहल शुरू की गई है? तो आंसर होगा नागपुर में। तो अभी महाराष्ट्र के नागपुर में भिखारी मुक्त शहर नाम से एक पहल शुरू की गई है। मतलब इसके लागू होने के बाद सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने की अनुमति नहीं होगी। और नागपुर नगर निगम ने अपने आश्रय स्थलों में निराश्रित लोगों को आश्रय देने के लिए विशेष व्यवस्था की है। और इस अभियान में पकड़े गए भिखारियों को अपने आश्रय गृह में स्थानांतरित यानी कि शिफ्ट करने के लिए भेजने के लिए नागरिक निकाय ने एक बस और एक एम्बुलेंस तैयार रखी है। अच्छा, भिखारियों से आपको याद आएगा कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर जो हैं वीरेंद्र कुमार, उन्होंने भिखारियों और ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए स्माइल योजना शुरू की थी। तो स्माइल योजना याद रखना, इसका संबंध किससे है और इसको किस मंत्रालय ने शुरू किया था। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में माउंट मेराप्पी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये किस देश में है? तो आंसर होगा इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया के सबसे एक्टिव ज्वालामुखियों में से एक है ये माउंट मेराप्पी। इसमें अभी विस्फोट हुआ। ये इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर स्थित है और इसे इंडोनेशिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। याद रखना, इसे माउंटेन ऑफ फायर भी कहा जाता है। वैसे इंडोनेशिया में आपको माउंट सिनाबुंग भी मिलेगा और क्राकाटोआ ज्वालामुखी भी मिलेगा। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, ज्वालामुखियों से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूं। यहां से अक्सर जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं वो सारे आ जाएंगे। पहला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो आंसर होगा माउंट कोटोपेक्स। और ये कहां पर है? ये इक्वेडोर में है। चलो बताओ, वो कौन सा महाद्वीप है जहां पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ये प्रश्न एग्जाम में आता है। एक और प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस किसे कहते हैं? तो आंसर होगा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। ये इटली में है। एक बार इसी प्रश्न को घुमा करके पूछा गया था एग्जाम में कि ये किस द्वीप पर स्थित है। तो अगर देश याद है तब भी काम नहीं चलेगा, द्वीप पूछ लिया तो आंसर होगा लिपारी द्वीप पर। इसी तरह से इटली में एटना ज्वालामुखी है, ये किस द्वीप पर है? ये सिसिली द्वीप पर है, ये भी याद रखना। वैसे इटली में विशुवियस ज्वालामुखी भी आपको मिलेगा। अच्छा, एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? तो बैरन द्वीप पर बैरन ज्वालामुखी है, ये आपको अंडमान निकोबार में मिलेगा। चलो ये बताओ, किलायू ज्वालामुखी कहां पर है? तो अमेरिका के हवाई द्वीप पर है। हवाई द्वीप पर मोना लोआ ज्वालामुखी भी आपको मिलेगा। और इंडोनेशिया से संबंधित मैंने आपको बता दी, ये माउंट मेरापे हो गया, सिनाबुंग हो गया, क्राकातोवा हो गया। एक सेमेरू ज्वालामुखी और याद रख लो, ये इंडोनेशिया में है। अच्छा, एक और एग्जाम का प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो आंसर होगा जलवाष्प, वाटर वेपर। चलो ये बताओ, ताल ज्वालामुखी कहां पर है? ये फिलीपींस में है। और सबसे ज्यादा ये प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं, ज्वालामुखी का फटना, सुनामी आना, भूकंप आना, ये रिंग पे जो देश स्थित हैं वहां पे सबसे ज्यादा होती है। प्रश्न एक बार यही पूछा गया था, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? तो आंसर होगा प्रशांत महासागर में। एक और प्रश्न का उत्तर दो, माउंट एरेबस ज्वालामुखी ये किस महाद्वीप पर है? अंटार्कटिका पर है। और ये अभी जो मैंने आपको बताया ना, इंडोनेशिया में सेमेरू ज्वालामुखी, अभी कुछ समय पहले इसमें भी विस्फोट हुआ था और इसी को द ग्रेट माउंटेन कहा जाता है। अब दो प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, एग्जाम वाले प्रश्न नहीं है, एक करंट अफेयर्स का है और एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। सुनो कि पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व किसे कहते हैं? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। और एक करंट अफेयर्स का प्रश्न सुनो कि अभी अंडमान निकोबार की तीसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट हैरियट का नाम बदल दिया गया। बताओ नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो इस प्रश्न में मैंने आपको ज्वालामुखी वॉल्केनो से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए वो सारे आपको एक साथ कवर करा दिए। उसके अलावा भी एक्स्ट्रा प्रश्न मैंने आपको कराए हैं। और हाँ, अगर वीडियो में फर्स्ट टाइम है और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो सबसे पहले आप क्रिक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सेट जरूर कीजिएगा ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके जब भी वीडियो अपलोड हो।
और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। आगे जाकर के आप भूल जाओगे मुझे पता है। और अपने सभी दोस्तों के साथ अपने सभी स्टडी ग्रुप में इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि वीडियोस पे अगर व्यूज़ नहीं आते तो फिर मेरा मन नहीं करता है, और जब चीज़ों को पढ़ाने का मन नहीं करता है तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए कैसे लेकर के आऊँगा। तो एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। जिस तरह से आप लोगों को एक मोटिवेशन चाहिए पढ़ने के लिए, मुझे भी पढ़ाने के लिए आपके लिए चीज़ें कंटेंट इकट्ठा करने के लिए एक मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। और वो मोटिवेशन तभी आता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके कंटेंट को देखते हैं, पसंद करते हैं। आप पसंद तो तभी करेंगे ना जब वो देखेंगे, रीच ही नहीं मिल रहा है, तो इसे शेयर ज़रूर करें। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में एज गुड एज माई वर्ड नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा के.एम. चंद्रशेखर ने। के.एम. चंद्रशेखर वे 2007 से लेकर 2011 तक कैबिनेट सचिव रहे, और अभी उन्होंने ही ये बुक लिखी है जिसका नाम है एज गुड एज माई वर्ड। इस बुक में उनके शुरुआती वर्षों, एकेडमिक करियर के बारे में बताया गया है। आप जानते हो डॉक्टर कर्ण सिंह का नाम इंपॉर्टेंट है। अभी इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है मुंडका उपनिषद द गेटवे टू इंटरनिटी। सलमान रुश्दी ने इंपॉर्टेंट बुक लिखी है विक्ट्री सिटी नाम से। और प्रिंस हैरी, इन्होंने भी आत्मकथा लिखी है अपनी, उसका नाम याद रखना स्पेयर है। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर बताइए, भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा ये किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा मार्ग में करीब 900 किलोमीटर लंबा देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा बनाया जा रहा है, जिसमें प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हर 30 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं। प्रदेश के हर गेस्ट हाउस में चार्जिंग पॉइंट की सुविधा भी उपलब्ध होगी। मतलब इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि वे पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करेंगे। अच्छा, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी है? तो आंसर होगा गुजरात की केवड़िया, जहां पे आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मिलेगी, जो कि सरदार पटेल जी की स्टैच्यू है साधु बेट द्वीप पर नर्मदा नदी के किनारे। और इसके वास्तुकार हैं रामवी सुतार। और अगर पूछूं कि दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां बनाया गया? हिमाचल प्रदेश के काजा में। और अगर पूछूं मैं आपसे कि हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक शिप बनाएगा कौन? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। और भारत के पहले बायोगैस संचालित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहां पे किया गया था? मुंबई में। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी सिटी इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो आंसर होगा 5वें स्थान पर है। तो सिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 9 महिला अरबपतियों के साथ ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग के साथ 5वें स्थान पर है। इसमें कुल 92 महिला अधिकारियों के साथ इस लिस्ट में टॉप पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर चाइना है, भारत इसमें 5वें स्थान पर है। भारत में अगर बात करें तो सावित्री जिंदल ये भारत की सबसे अमीर महिला बताई गई हैं। फिर बताइए, अभी मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया? तो आंसर होगा फ्रांस। यह है समुद्री साझेदारी अभ्यास, जिसमें अभी भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ हिस्सा लिया। कब से कब तक चला? 10 और 11 मार्च 2023 को ये चला। इसमें भारत के स्वदेशी निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS सह्याद्री ने हिस्सा लिया भारत की तरफ से। कहां पे हुआ? अरब सागर में हुआ। अच्छा, वैसे हम फ्रांस के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? वरुण करते हैं, गरुड़ करते हैं, शक्ति नाम की एक्सरसाइज करते हैं, और वैसे हमने फ्रांस के साथ डेजर्ट नाइट नाम की एक्सरसाइज भी की है। और अभी मार्च में ही आप लोगों ने पढ़ा था कि फ्रांस के साथ हमने फ्रिंजेक्स नाम की एक्सरसाइज भी की है। कहां पे हुई थी ये केरल के तिरुवनंतपुरम में हुई थी। अगला प्रश्न है, अभी मार्च 2023 में अमेरिका की किस बैंक को बंद कर दिया गया? तो आंसर होगा सिलिकॉन वैली बैंक। तो कैलिफोर्निया स्थित सिलिकॉन वैली बैंक, जो कि अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक था, उसे अभी 9 मार्च को कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन के द्वारा बंद कर दिया गया। आपको बता दूं ये प्रश्न हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये 2008 के वित्तीय संकट के बाद सबसे बड़ी बैंकिंग विफलता है। 2008 की मंदी के दौरान वॉशिंगटन म्यूचुअल और लिहमन ब्रदर्स के डूबने के बाद इसे सबसे बड़ा आर्थिक संकट माना जा रहा है। सिलिकॉन वैली बैंक हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया में था, स्थापना हुई थी 1983 में। ध्यान रखना ये।